हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और विद्युत क्षेत्र में हम लोग अब तक दो बातें पढ़े हैं। पहला बात पढ़े हैं कि अगर कोई विद्युत आवेश हो तो विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर। दूसरी बातें पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र का काम है किसी अन्य विद्युत आवेश पर विद्युत बल आरोपित करना। तो विद्युत आवेश अगर बिंदु आवेश हो तो बिंदु आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। कोई बिंदु आवेश है, चाहे वो धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आवेश के सतत वितरण के कारण अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र कहीं दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र कहीं पहले से है और उसमें कोई दूसरा आवेश अगर हम लोग ला दें तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना विद्युत बल आरोपित होगा। जैसे देखिए आप लोग मान लीजिए यहां कोई बिंदु है और इस बिंदु P पर, P बिंदु मान लेते हैं, यहां विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, जिसका मान हम लोग को पहले से मालूम रहेगा, मालूम है। अब यहां एक बिंदु आवेश Q हम रख देते हैं P बिंदु पर। यह बिंदु आवेश का चिन्ह यहां नहीं दिया गया है तो यहां पर मान लेना है प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। बिंदु आवेश Q धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मालूम है, यहां बिंदु आवेश रख दिए। तो बताना ये है इस बिंदु आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के द्वारा कितना विद्युत बल आरोपित होगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहां मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और इसका परिमाण है 100 न्यूटन प्रति कूलम। 100 न्यूटन प्रति कूलम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र है प्रति कूलम विद्युत आवेश पर 100 न्यूटन का विद्युत बल आरोपित करेगा। 1 कूलम आवेश पर विद्युत बल लगेगा 100 न्यूटन के बराबर। तो मान लीजिए कोई आवेश आपको दिया जाए, यहां आवेश 10 कूलम अगर दे दें तो 10 कूलम आवेश पर अगर विद्युत बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 1 कूलम आवेश पर 100 न्यूटन, तो 10 कूलम आवेश पर कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 बराबर 1000 न्यूटन के बराबर। हम लोग क्या किए यहां आवेश में विद्युत क्षेत्र से गुणा कर दिए तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल निकल गया। तो आप लोगों को यही काम करना है, कभी भी विद्युत बल निकालना हो विद्युत क्षेत्र के द्वारा तो क्या करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र और आवेश दोनों का गुणा कर देंगे। जो गुणनफल होगा वही आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो देखेंगे यहां मतलब यहां Q बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के द्वारा जो विद्युत बल लगेगा वो बराबर होगा आवेश Q इंटू विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, आवेश Q इंटू विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। Q इंटू E वेक्टर यहां ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही आसान है। ये क्या काम करना है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है और सदिश कहीं भी रहे तो क्या क्या निकालते हैं, परिमाण और दिशा। तो हम लोग इस बल का परिमाण निकालेंगे फिर इस बल की दिशा निकालेंगे। तो देखिए आप लोग यहां
एफ वेक्टर का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड। कोई भी सदिश हो, परिमाण अगर निकालना हो तो आप लोगों को बताया गया है ना, क्या करेंगे, सदिश का परिमाण निकालना है तो मॉड लेते हैं, और लेफ्ट साइड का मॉड ले लिए तो ये राइट साइड के मॉड के बराबर होगा, यहां Q इंटू ई वेक्टर का मॉड, और फिर यहां देखेंगे एफ वेक्टर का मॉड बराबर आवेश Q का मॉड इंटू ई वेक्टर का मॉड। तो आपको क्या करना है, जिस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल का परिमाण निकालना है, क्या करेंगे, उस आवेश के परिमाण में विद्युत क्षेत्र के परिमाण से गुणा कर देंगे, गुणनफल विद्युत बल के परिमाण के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे दिशा। तो अब यहां देखना है एफ वेक्टर की दिशा। यहां समझना है आप लोगों को अच्छे से, जब भी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आवेश का चिन्ह देखेंगे। आवेश का क्या देखना है, चिन्ह, कि आवेश धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, मतलब आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये चिन्ह देखना है। आवेश का चिन्ह प्लस या माइनस हो सकता है, तो चिन्ह पहले देखेंगे। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आपके क्वेश्चन में दी गई रहेगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में देखेंगे। और अगर आवेश Q का चिन्ह प्लस हुआ, माने आवेश धनात्मक हुआ, तो धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान होती है। मतलब आवेश का चिन्ह अगर प्लस है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के बराबर होगी, और आवेश का चिन्ह अगर माइनस है तो ये विद्युत बल की दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो यहां लिखना होगा, यदि Q इक्वल टू पॉजिटिव, Q जो है धनात्मक है, आवेश का चिन्ह प्लस है, तब क्या होगा, F वेक्टर की दिशा इक्वल टू E वेक्टर की दिशा, E वेक्टर की दिशा। और सेकंड नंबर ध्यान देना है यहां, यदि Q ऋणात्मक हो, मतलब आवेश का चिन्ह क्या हो, माइनस हो, तो ऐसे स्थिति में F वेक्टर की दिशा बराबर E वेक्टर की दिशा के विपरीत, E वेक्टर की दिशा के विपरीत, याद रखेंगे आप लोग। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इतना ही है, एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। कोई भी बिंदु आवेश हो, विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर लगने वाला विद्युत बल अगर निकालना हो, तो आवेश में विद्युत क्षेत्र से गुणा कर देंगे, विद्युत बल निकल जाएगा। परिमाण निकालना है तो आवेश के परिमाण में विद्युत क्षेत्र के परिमाण से गुणा कर देंगे, और अगर दिशा निकालना है तो आवेश का चिन्ह प्लस, तो विद्युत बल की दिशा बराबर विद्युत क्षेत्र की दिशा, आवेश का चिन्ह माइनस, तो विद्युत बल की दिशा बराबर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत। क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और जिसकी दिशा है उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर, और उस विद्युत क्षेत्र में अगर एक धनात्मक आवेश को लेकर चले गए तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस धनात्मक आवेश पर बल किधर लगेगी, उत्तर दिशा की ओर। और अगर उस विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश को लेकर चले गए तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, उत्तर के उल्टा क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण की ओर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में लगेगी। ठीक है।
अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इनका यूज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे हम लोग। और कभी कभी तो इसी तरह का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है एग्जाम में। तो देखिए आप लोग यहां ये दोनों चित्र जो है, यहां दोनों डायग्राम समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो देखिए, अगर ऐसा हो कि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहे, परिमाण में कोई परिवर्तन न हो, और प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी समान हो, तो ऐसे स्थिति में विद्युत क्षेत्र को हम लोग कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। और तो यहां देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र अगर कहीं रहेगा, समरूप विद्युत क्षेत्र को अगर चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा अगर सूचित करना हो, व्यक्त करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग? समान दूरी पर समानांतर रेखा खींच करके, बना करके, और हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यहां तीर का निशान जो बनाया गया है, ये तीर का निशान विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए है। तो ये डायग्राम भी समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा, और ये डायग्राम भी समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा। अब यहां समझना क्या है, देखिए आप लोग, मान लीजिए कोई धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है, यहां आवेश प्लस, और धन आवेशित कण गति करते हुए, विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करते हुए विद्युत क्षेत्र में प्रवेश अगर कर जाए तो क्या होगा? मतलब जिस समय धन आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, उस समय क्या यहां दिया गया है? यह आवेशित कण की जो गति है, माने वेग, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तब बताना है कि प्रवेश जब कर जाए धनावेशित कण, तो इस आवेशित कण का पथ कैसा होगा, और प्रवेश करने के बाद इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम लोगों को बताना है। तो देखिए आप, जब तक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के बाहर में है, तब तक इस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही धनावेशित कण, जैसे प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, विद्युत क्षेत्र में अगर प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करते ही विद्युत क्षेत्र के द्वारा धन आवेश पर बल आरोपित होता है ना, बल आरोपित हो जाएगा। और ये बल किधर आरोपित होगा? धनावेश पर बल लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है, ये हो जाएगा। और इस बल का परिमाण कितना के बराबर होगा? तुरंत बताया है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत बल का परिमाण होता है आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो ये आवेश का परिमाण होगा Q, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा E। तो हो जाएगा Q इंटू E। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हो गया? बल, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा जो है आवेशित कण के वेग की दिशा में, गति की दिशा में हो गई। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? पथ सरल रेखा हो जाएगी। ऐसे आप लोग एक नियम याद रखिएगा कि अगर कोई पिंड, कोई कण गतिशील हो और उस पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा गति के दिशा में हो, तो गति की दिशा और बल की दिशा समान होने पर पथ होता है सरल रेखा। तो यहां पर आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और यहां पूछा है ये आवेशित कण के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जरा ध्यान दीजिए। कोई पिंड अगर गति में इधर है और उस पर बल भी इधर ही लग जाए, जिधर गति उधर बल लग जाए, तो क्या हो जाएगा? और तेजी से गति होने लगेगी ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आवेशित कण के चाल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज करेगा। स्पीड मतलब चाल, चाल इंक्रीज करेगा।
चाल में वृद्धि होगी, चाल में वृद्धि होगी। और फिर यहां देखिए, अब इस डायग्राम में अगर मान लीजिए धनावेशित कण है और विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जैसे दिशा है ना, उसके उल्टा दिशा में गति करते हुए प्रवेश कर रहा है। देख लीजिए यहां, आवेशित कण के वेग की दिशा माने गति की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में पूछेगा कि पथ कैसा होगा आवेशित कण का, और आवेशित कण के चाल में क्या होगा, वृद्धि या कमी होगा। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब तक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के बाहर है तब तक आवेशित कण पर कोई भी बल नहीं लगेगा, लेकिन आवेशित कण जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो आवेशित कण पर, चूंकि धन आवेशित है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल आरोपित हो जाएगा यहां, और बल का परिमाण कितना होगा, आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ये बल लग गया। तो यहां देखिए इस टॉपिक में क्या है यहां कि वेग के दिशा के विपरीत दिशा में बल आरोपित हो रहा है। तो याद रखिएगा आप लोग, पथ के बारे में बताने जा रहे हैं अभी हम। अगर किसी पिंड पर लगने वाले बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा गति के दिशा में हो तो भी पथ सरल रेखा होता है, और अगर पिंड पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा गति के दिशा के विपरीत हो तो भी पथ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। और एक बात ध्यान देना है, गति इधर हो रही है इस बार, लेकिन बल तो इधर लग रहा है ना, गति के उल्टा में बल जब लगेगा तो गति अब तेज नहीं होगी, स्लो होते जाएगी, और स्लो होते होते कहीं क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब यहां चाल में क्या होगी, कमी, और पथ कैसा होगा, सरल रेखा यहां भी हो जाएगा, मतलब ये भी पथ होगा स्ट्रेट लाइन, और चाल में कमी होगी, यहां चाल में कमी होगी। ठीक है, अभी इसके पहले वाले दोनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई धन आवेशित कण हो और समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करते हुए अगर प्रवेश करता है तो क्या होगा, धनावेशित कण का पथ सरल रेखा होगी और कण के चाल में वृद्धि होगी। और यदि कोई धनावेशित कण समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रवेश अगर करता है तो कण का पथ यहां भी सरल रेखा होगी और चाल में कमी होगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, ऋण आवेशित कण अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करे तो क्या होगा, अभी देखेंगे हम लोग। यहां दोनों एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल भी समरूप विद्युत क्षेत्र का डायग्राम है और यहां भी समरूप विद्युत क्षेत्र का डायग्राम है। हम इस बार ऋण आवेशित कण लेते हैं। मान लीजिए कोई कण है और कैसा है, ऋण आवेशित है, माइनस Q मान लेते हैं हम, और विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हुए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हुए, जिधर गति उधर वेग, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हुए ये जो ऋण आवेशित कण है वो प्रवेश कर रहा है विद्युत क्षेत्र में। मतलब यहां गति की दिशा, वेग की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में है। तब क्या होगा, देखेंगे जरा, यहां ऋण आवेशित कण है, जब तक विद्युत क्षेत्र के बाहर में रहेगा तब तक विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ऋणात्मक आवेशित कण जो है प्रवेश करेगा विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर बल आरोपित करेगा। और अब आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, ऐसे। और ये बल का परिमाण, बल का परिमाण कितना के बराबर पढ़ाया गया आप लोगों को, आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र के परिमाण के गुणनफल के बराबर।
तो यहां आवेश का परिमाण हो जाएगा Q और विद्युत क्षेत्र का परिमाण E, Q इंटू E। यहां भी आप देख रहे हैं गति के उल्टा दिशा में बल आरोपित हो रहा है, तो जहां कहीं भी गति की दिशा के मतलब वेग की दिशा के विपरीत परिणामी बल की दिशा हो, वहां पर पथ कैसा होता है, सरल रेखा। मतलब यहां भी पथ कैसा होगा, सरल रेखा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और क्या होगा, यहां देखना है गति के विपरीत, गति इधर हो रही है, बल विपरीत दिशा में लग गया, मतलब गति का अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो ऐसे स्थिति में चाल में क्या होगी, कमी होगी। तो यहां जो है चाल में कमी होगी। और अब यहां देखिए ऋणावेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश तो किया, लेकिन कैसे, विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत गति करते हुए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और गति की दिशा इधर है विपरीत। तो ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। तो यहां पर जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा, आवेश के परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर। तो अब देखिए यहां इस एग्जांपल में क्या है, ऋणावेशित कण के गति की दिशा और उस पर लगने वाले बल की दिशा दोनों समान है। जिस दिशा में गति हो रही है ना, उसी दिशा में बल लग रहा है, और इसलिए क्या होगा, वेग का परिमाण माने चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। जिधर गति बल उधर ही लग जाए तो गति और तेज हो जाएगी, चाल में वृद्धि होगी। और यहां भी पथ कैसा होगा, सरल रेखा हो जाएगा, ये सरल रेखा, और चाल में वृद्धि होगी। तो हम लोग क्या देखें, कोई भी आवेशित कण हो समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर प्रवेश करे, विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करते हुए चाहे विपरीत दिशा में गति करते हुए, तो पथ सरल रेखा होता है। ठीक है, याद रखना है। ये जो डायग्राम है यहां भी समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया गया है, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए डायग्राम है। लेकिन यहां ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, नीचे की ओर है। ए वेक्टर समरूप है, और इस बार यहां दिया हुआ है कि कोई आवेशित कण है, वो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। यहां हम आप लोगों को समझाने के लिए धनावेशित कण का प्रयोग किए हैं, और ये धनावेशित कण समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करते हुए इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है यहां कि अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण, चाहे वो धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करते हुए प्रवेश करता है, तो बताइए कि आवेशित कण का पथ कैसा होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अब 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे प्रक्षेप्य गति, पत्थर ले लिए, ऐसे वाला गति पढ़ाया गया था आप लोगों को। तो प्रक्षेप्य गति में पढ़े थे लास्ट टॉपिक, प्रक्षेप्य गति में जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्षैतिज प्रक्षेप्य। इसमें क्या था, जमीन से कुछ ऊंचाई पर, मान लेते हैं इंच ऊंचाई पर, एक पिंड को क्षैतिज दिशा में यू वेक्टर वेग से फेंकते थे, और फेंकने के बाद क्या होता था कि जब हम वस्तु को फेंक दिए तो पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर लगता था गुरुत्वाकर्षण बल mg लगता था ना। और अब शुरू में गति इधर है और पृथ्वी के द्वारा बल mg गुरुत्व इधर लग रहा है, तो पथ जो होता था वो इस तरह का होता था, और इस पथ को कहते थे पाराबोलिक पाथ, परवलयाकार पथ कहते थे हम लोग। यहां पर हमेशा बल जो
लगता था पृथ्वी के द्वारा, और वो भी किधर की ओर लगता था, उदग्रता नीचे की ओर लगता था। बिल्कुल यही बात यहां पर भी होगी। देखिए आप लोग, धनावेशित कण जैसे ही समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनावेशित कण पर एक बल आरोपित होगा। देखिए कितना, F, और F बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। बल लग गया ना, किधर की ओर, उदग्रता नीचे की ओर लग रहा है बल यहां। और ये बल जब तक आवेशित कण इस विद्युत क्षेत्र में रहेगा, तब तक जो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर विद्युत बल जो लगेगा नीचे की ओर लगेगा, और कितना के बराबर होगा, Q × E के बराबर होगा। तब तो ये बिल्कुल उसी तरह का हो गया कि जैसे किसी पिंड को क्षैतिज में फेंक दिए तो पृथ्वी के द्वारा हमेशा नीचे बल लग रहा था, तो पथ पैराबोलिक हो गया। यहां भी वही हो गया, जब हम क्षैतिज दिशा में आवेशित कण को फेंक दिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो बल हमेशा नीचे। तो यहां भी पथ कैसा होना चाहिए, परवलयाकार होना चाहिए। तो पथ यहां कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। पैराबोलिक पाथ। यहां एग्जांपल में हम धन आवेशित कण लिए हैं। अगर ऋण आवेशित कण भी हो और समरूप विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित कण प्रवेश करें विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करते हुए, तो उसका भी पथ कैसा होगा, पैराबोलिक ही होता है। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग अब रहने देंगे। अब कल के क्लास में आज जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर कितना बल लगेगा, तो इससे रिलेटेड कल के क्लास में, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।